तो फिर मैं आगे प्रश्न जी लूंगा और साथियों के। जी देवेंद्र जी, देखिए जी सर। हमारे यहाँ असल में जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, मुझे लगता है उनमें से ज्यादातर लोगों को कानून का बहुत अच्छा ज्ञान नहीं है। सूचना के अधिकार में ये कोई आवश्यक नहीं है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे तब उसको लेके कोर्ट जाएं आप। सूचना के अधिकार में केवल एक पेज की जानकारी अगर मिलती है आपको, और उस पेज को पढ़ के अगर आपको लगता है, पुलिस को या कोर्ट को लग सकता है कि इसमें अपराध करप्शन का हुआ है, तो आप केवल एक पेज लेके थाना चले जाएं, कोर्ट चले जाएं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91, अगर आप चाहें तो इसको नोट कर लें। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 ये कहता है कि कोई भी इस तरह की सूचना पुलिस या सक्षम न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए मंगवा सकती है। तो ये कोई चिंता करने की बात नहीं है, सोचने विचारने की बात नहीं है कि आपको पूरी जानकारी मिले तभी आप थाना जाएं या कोर्ट जाएं। यदि आप वो भ्रष्टाचार या पारदर्शिता के लिए सूचना का अधिकार पर आवेदन लगा रहे हैं तो एक पेज भी आपके लिए पर्याप्त होगा। लेकिन कोर्ट और थाना और कोर्ट का मुंह जरूर देखें, जरूर जाए उनके सामने। जी जी। तो सर विनोद आईपीसी जी, की आपका कोई जी प्रश्न है? सर आईपीसी की जी कौन सी सेक्शन कहा था सर आपने? 91। आईपीसी नहीं, 91 सीआरपीसी। सीआरपीसी 91। देवेंद्र जी विनोद जी, नमस्कार। आपका कोई प्रश्न है? नमस्कार सर। नहीं, नमस्कार प्रश्न सर। नहीं, लेकिन आपने जो अभी बात रखी अपना ये पर्सनल होने को लेकर, तो उस पर ही थोड़ा सा मतलब मेरा मत था कि देखिए जी हर कहें। किसी के शायद अलग-अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं आरटीआई को लेकर या को लेकर। तो मैं आपकी बात से आधा सहमत तो हूँ बिल्कुल, कि हमें अपनी भाषा को और अपने व्यवहार को संयमित तो बनाना चाहिए, उनसे बात करते टाइम या इंटरैक्ट करते टाइम। लेकिन जहाँ असहमति है वो ये है कि हमें पर्सनल लेना भी ज़रूरी हो जाता है कई बार। अगर हम पर्सनल नहीं लेते ना केसेस को या आरटीआई को, तो कई बार हम फ़ॉलो अप भी भूल जाते हैं उसका। पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, शायद हो सकता है मैं गलत हूँ। तो थोड़ा बहुत पर्सनल तो लेना बनता है कि हाँ भाई, इस बंदे ने जवाब नहीं दिया, ये करप्ट है तो इसको छोड़ूँगा नहीं मैं। लेकिन इन भावनाओं को बाहर लाना कहीं न कहीं पर्सनल परेशानी भी क्रिएट करेगा और उसके लिए तैयार रहना चाहिए अगर बंदा इस चीज़ को करता है। विनोद जी, जी सर। जी जी विनोद जी, जब सूचना के अधिकार पर पहला आवेदन आप लगाते हैं ना, जी। तो आपके सामने मोटिव एकदम क्लियर होता है। 3 ही कारण हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जब आरटीआई लगाता है तो पहला कारण तो ये हो सकता है कि उसका निजी नुकसान हुआ हो। हाँ। उस निजी नुकसान को वो दूर करना चाहता है आरटीआई पर जानकारी निकलवा कर। दूसरा तरीका है कि वो निजी लाभ लेना चाहता है। एक भ्रष्टाचार पकड़ लिया, उस अधिकारी से मिला और बोला कि देखो सही ये बात। तुम्हारा इतना पैसा दो, ये दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका होता है देश हित का। हाँ, बिल्कुल, समाज तो हित देश हित। पहला समाज हित का, देश हित का। तो देश हित में करप्शन बाहर निकाल के वो एक समाज से करप्शन को मिटाना चाहता है। बिल्कुल। ये 3 ही कारण हो सकते हैं। ये तीनों कारण में प्रत्येक व्यक्ति का निजी इंटरेस्ट होता ही है। बिल्कुल होता है, अगर यही आप मैं अपने कहना चाह रहा सर्विस को बचाना चाहते हैं तो पहला कारण, आप अगर निजी लाभ लेना चाहते हैं तो दूसरा कारण, दूसरा कारण। और यदि इस समाज के लिए, इस धरती माता के लिए, आप अपने देश के लिए, देश के लिए करना चाहते हैं तो भी आपका ये निजी कारण ही है। बिल्कुल बनता है। मैं इसलिए हमारा आज का जो विषय है, मेरा मूल उद्देश्य है कि ऐसे भ्रष्टाचार निकाल के भी आप किसी के शिकार ना हो जाएं। हाँ, बहुत बिल्कुल। आसान है। ऑफिस में यदि आप जाते हैं किसी ऑफिस में और ऑफिस का अधिकारी को आप फंसा रहे हैं किसी केस में, सच्चे केस में, तो वो अधिकारी अपने पीए, महिला, जो भी महिला कर्मचारी होगी उसको बोलेगा और आपको एक झूठे महिला केस में फंसा दिया जाएगा। सही बात है। उसके अलावा अगर उस ऑफिस में आप जाते हैं तो वो एक पेज, उस ऑफिस का एक कर्मचारी, एक प्यून
एक पेज लिख के थाना में भेज दे कि विनोद वर्मा जी हमारे यहाँ आए थे, हमारे यहाँ से ये फाइल नहीं मिल रहा है, वो चोरी करके ले गए हैं, आपके खिलाफ सही बात तुरंत है। एफआईआर होगा और आप गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, आपके घर की बिल्कुल, पूरी बिल्कुल। तलाशी हो जाएगी। हाँ, और और उसके अल्टीमेटली बाद परेशान अगर आप करेगी। अपने जीवन का, हमारे देश का जो न्यायपालिका का सिस्टम है, अगर हुँ, जीवन हुँ, का हुँ। आप 10 साल, 15 साल, 20 साल लगा के अगर हुँ, हुँ, प्रूफ कर हुँ। देते हैं कि नहीं मैं निर्दोष हूं, मैं कोई फाइल नहीं लाया, तो 20 सही साल बात है। आपके जीवन का गल जाएगा। परिणाम क्या हुँ। होगा? वो 20 साल तक खुशियां मनाते रहेंगे और आपका और देश का कहीं से हित नहीं हो पाएगा। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल सही जब बात। आप, मैं आपका उदाहरण दे रहा हूं, आप बुरा मत मानिएगा। हुँ। नहीं, 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 मान लीजिए नहीं। आप गिरफ्तार होकर अगर जेल चले जाएंगे ना, तो हुँ, हुँ, जेल में कोई भी मैं जेल हुँ। में कैदियों की मदद करने के लिए 10-12 बार जा चुका हूं। हुँ, हुँ, उनकी हुँ। कोई मदद नहीं करता, केवल परिवार परेशान होगा, आपके बच्चे, आपके माता-पिता, आपकी पत्नी, आपका भाई, हुँ, यही सही बात है। परेशान होंगे। हाँ, हम हाँ। जैसे लोग बहुत हद तक नहीं जुड़ पाते। तो बिल्कुल नहीं मैं जुड़ चाहता पाते, हूं सही कि बात। पहला स्टेज यही हो कि हमारे आरटीआई कार्यकर्ता जो प्रिय है हमारे, हुँ, हुँ, उनके हुँ। ऊपर शारीरिक हमला ना हो या बिल्कुल। किसी मामले में ना फंसाया जाए। इसके जो एग्ज़ैक्टली, जतन एग्ज़ैक्टली। करने चाहिए, हम लोग हुँ। उसका जतन कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। सर। इसीलिए सर जी विनोद देवेंद्र जी, जी ने जब पिछले हफ्ते सलाह दी थी ना कि ऑफ़िस तो जाना ही नहीं है, तो इसीलिए मैंने बिल्कुल। स्टेप बैक कर लिया था उसी टाइम पे, मेरे को जीडीए का था। मैंने हाथों-हाथ स्टेप बैक करा। मैंने कहा भाई देखिए सर, कह रहे हैं तो मान विनोद जी एकदम सीधी-सी बात बोल रहे हैं मिश्रा जी, एकदम क्लियर हाँ, कट हाँ, बात हाँ। है हाँ, कि बिल्कुल, बिल्कुल। हम पर्सनल ग्रीवेंसेस बढ़ाने के चक्कर में हम हुँ, किसी हुँ, भी हुँ। तरीके से शारीरिक नुकसान पहुंचते हैं तो हमें और हमारा परिवार प्रभावित होता है हुँ, और सही उससे बात, वो सही बात। प्रभावित नहीं हो रहे हैं। अगर वो हुँ, किसी भी तरीके से हमको किसी तरीके से हथकंडे से फंसा रहे हैं तो उससे हम और हमारा परिवार प्रभावित हो रहा है और हम अपने उद्देश्यों को नहीं पा पा रहे हैं, है ना? हुँ, इसके बाद भी आप आयोग में अगर इसी तरीके के रेगुलर कंटिन्यू मामले लेके जा रहे हैं तो आजकल इन्होंने एक नया वर्ड बना लिया है, आरटीआई सीकर। हुँ, आप आरटीआई सीकर हो, आप परेशान करते हो विभाग को, आपके सूचना से कोई लोकहित नहीं होना है, जबकि आप वहां पे साबित करते रह जाओगे कि आपके हर आवेदन में लोकहित छुपा हुआ है, क्योंकि आप हुँ। लोकहित देख रहे हो, उनको लोकहित नहीं दिख रहा है। वो बोलेंगे आप आरटीआई सीकर हो। और ऐसे ही कई मामले कई स्टेट्स में आ चुके हैं कि कई लोगों को प्रतिबंधित कर दिया गया है कि उनके आवेदन आप अगर ट्रीट नहीं भी कर रहे हैं तो वो आपका सद्भावनापूर्वक एक्टिविटी ही माना जा रहा है। तो हम ऐसी अच्छा। स्थिति में पहुंच के अपने ही पांव में नहीं तो कुल्हाड़ी ये कानून मारेंगे। सम्मत है वैसे, ये कानून सम्मत है वैसे बैन बिल्कुल करना। नहीं, देखिए, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप जाइए लड़ लीजिए, हाईकोर्ट जाइए और हाईकोर्ट में हुँ, फिर वही बात है कि आप 10 साल तक लड़ते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। हमको तो विनोद ऐसे जी, क्लेम क्रिएट हमको करने ये में रास्ता हमारे निकालना उद्देश्य है, सर होते विनोद हैं। जी, विनोद हुँ, हुँ, वर्मा जी, हुँ। हुँ, हुँ। हेलो, हमको ये रास्ता निकालना है कि सांप भी मरे लाठी भी और ना टूटे। लाठी भी ना टूटे। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँ, चलिए मेरे पास तो गनमैन है, हुँ, मेरे ऊपर हमला नहीं होता, नहीं हो सकता, परिस्थितियां नहीं है। लेकिन सच्चाई हुँ, तो ये है कि सारे मित्र तो ऐसे नहीं है। आपको अपना परिवार, अपना जीवन तो सुरक्षित करना है। आप क्या बिल्कुल। सोचते हैं कि आप भ्रष्टाचार चारी यदि 10 लाख रुपए खर्चा करके आपको किसी झूठे मामले में किसी महिला को लेके फंसा दे, हुँ, हुँ। उसका पूरा मकसद हल हो जाएगा और वो 10 लाख रुपए साल 2 साल में कमा लेगा। हमारे यहाँ हुआ था सर ऐसा, मैं आपको आपका बता दूँ पूरा जीवन, पूरा कैरियर एक तबाह हो जाएगा, पूरा एक जीवन, सभी पूरा लोगों के कैरियर। लिए एक छोटा-सा बिल्कुल 1 मिनट का एग्ज़ाम्पल है कि हमारे यहाँ एक करीब 60 साल 65 साल के बुजुर्ग हैं, सुखन राम। वो अपने बिल्डर के खिलाफ लड़ रहे थे। बिल्डर ने सोचो 65 साल की उम्र जो ढंग से खड़े भी नहीं हो सकते, उन पे किसी लेडीज़ को भेज के और रेप का आरोप लगवा दिया। अब वो बेचारे केस इस उम्र में साबित करते फिर रहे हैं कि मैंने रेप नहीं करा। सर और ये जबकि जज को भी बहुत पता है बड़ी कि ये झूठ है। मिसयूज है हमारे बीच में। देवेंद्र जी, जी सर। जी सर। हम लोग को मूल बात पे आनी चाहिए। सूचनाधिकार में बहुत कुछ होता है। आज जिस मुद्दे पे हैं हम लोग, उस मुद्दे पे बताइए करना क्या है हम लोगों को। तो हमें सर करना क्या है, ये जैसा कि हमें मिश्रा जी बता चुके हैं कि हमको हम्म, कोशिश ये करनी है कि हमको किसी भी अगर हम मामले को उजागर कर रहे हैं तो ऐसे मामलों को उजागर करने के लिए हमको किसी से पर्सनल ग्रीवांसेस क्रिएट करने जैसा कोई काम नहीं करना है। हमको हम्म, उस मुद्दे पर ही बात करनी है कि
आपने ये काम किया था, इससे देश को ये नुकसान हो रहा है और ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, इसमें अपनाई गई प्रक्रिया गलत है। हम प्रक्रियाओं पे काम करने वाले लोगों पे बातें तो जरूर करें, लेकिन किसी को पर्सनल इश्यूज पर ना लेके जाएं कि हम इसको पर्सनली आपको देख लेंगे, हमको कर लेंगे। हमारा उद्देश्य क्या था? हम आवेदन करते समय हमारा उद्देश्य एक ही था कि हम इससे देश में सिस्टम को बेहतर बनाएं और लोगों को उनका हक दिलाएं। तो हमको अपने पिछले शिकायतों में उसी पिछले बात को ज्यादा देवेंद्र जी, फोकस करना चाहिए, सर ऐसा मेरा सर सर देवेंद्र जी, देवेंद्र पिछले जी, 15 वर्षों से, एक मिनट सर, एक मिनट सर, पिछले 15 देवेंद्र जी, वर्षों से ये नीति पे ही हम लोग काम कर रहे हैं और आज उसका परिणाम है कि आपके बीच बैठे हैं। तो फिर ऐसी मीटिंग करने की क्या आवश्यकता पड़ गई हमें, जब हम लोग सर, सामूहिक रूप से जुड़ नहीं सकते? एक मिनट, जब हम सामूहिक रूप से जुड़ नहीं सकते, सामूहिक बात नहीं कर सकते, इंडिविजुअली की बात करेंगे हम अपने गिरवान को नहीं साफ करेंगे, दूसरे की गिरवान में झांकते रहेंगे, तो फिर हमें जुड़ने की क्या आवश्यकता है? एकला चलो, फिर छोड़ दीजिए संगठन की बात, छोड़ दीजिए ग्रुपिज्म की बात। आज सर बैठे ये हैं, आज विषय को निर्णय लेने जोड़ने का बैठे हैं। कारण नहीं समझ में आ रहा, शुक्ला जी, जोड़ नहीं, ये आज निर्णय देवेंद्र लेने जी, बैठे हैं कि हम लोग को करना क्या चाहिए। 2021 देवेंद्र का जी, एक रेजोल्यूशन लेना है कि सूचना मैं अधिकार अनुमति कार्यकर्ताओं लूंगा, के। जी एक हाँ मिश्रा जी, बताएं कार्यक्रम सर। में और पूर्व जाना है तो सेना में अनुमति लूंगा मैं। ऑफिसर हैं वो। धन्यवाद, आज हमारे आप तो शुक्रिया जी। मिश्रा जी, मिश्रा जी, ये जी, बहुत गंदी बात है सर। हेलो, सर अनुमति लेकिन सबको चाहिए, सबको अनुमति दे सर दीजिए आप। सुनिए, शुक्ला जी एक जी, मिनट सर, एक मिनट सर। आज हमारे मिश्रा जी जो हैं आज स्पीकर हैं इस कार्यक्रम पे, तो हमें इस बात के लिए अगर हमारे मन में कोई शंका है तो हमको मिश्रा जी से शंका को दूर करना चाहिए। आलोचना बिल्कुल हम कर सकते हैं, आलोचना हमारा राइट है। आपको अगर हमारे बातों में काम पे कुछ आलोचना है तो हम एक दूसरे की आलोचना या उस बातों को रख के ही उसको सुधारे तो अच्छा भी है, क्योंकि अगर हम एक दूसरे की चर्चा नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे नहीं कर सकते। लेकिन डेफिनेटली हमारे स्पीकर मिश्रा जी हैं, तो हम इस बात को उनके सामने रखते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वो हमें इस पर जोड़ने का क्या मूल उद्देश्य था। सर प्लीज मिश्रा देखिए जी। हम, जी जी जी, हमारे आदरणीय शुक्ला जी जैसा कह रहे हैं ना ग्रुप के संबंध में, तो ये एक ग्रुप बना है और ग्रुप इस तरह से सुनवाई का, भाई इस ग्रुप में जब से मैं जुड़ा हूं मुझे तो बहुत ज्ञान मिला और इस ग्रुप के माध्यम से ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है। यदि ग्रुप बना के हम लोग पूरे देश की समस्या को अगर ठीक करना चाहें तो ना तो किसी के पास इतना समय है ना इतना ऊर्जा है, क्योंकि ग्रुप बना के आप व्हाट्सएप ग्रुप को थोड़ा सा देख के देखिए, इतनी सारी बातें होती हैं जो बेहद कठिन और बड़ा दुष्कर है। तो मैं चाहता हूं कि अगर ग्रुप बन रहा है तो ज्ञान का आदान प्रदान करें। हम, ये संभव नहीं है कि हम एक ग्रुप के तले झंडा लेके एक गली से गुजरें। आरटीआई के क्षेत्र में या कानून के क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं ये बौद्धिक लोग होते हैं और बुद्धित्व के हिसाब से ये काम करते हैं। रहा सवाल ग्रुप बनाने का क्या उद्देश्य है, किस तरह से ग्रुप बनाया जाए और उस ग्रुप के काम क्या हो, अगर आप लोग इस बात का बेहतर निष्कर्ष निकालें तो अच्छा होगा। पर मैं तो बस ज्ञान के आदान प्रदान के लिए हूं इस संबंध में। जी तो सर जी हमारा शुक्ला भी जी, उद्देश्य यही है कि हम एक चीज तो हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि हमारे को कहीं ना कहीं आपसी अनुभव की और समझ की जरूरत है, जिसलिए हमने ये ग्रुप जुड़े थे। और ग्रुप में जुड़ने का एक ही उद्देश्य था कि हम कुछ सीखें, अपने साथियों के अनुभवों से सीखें, उनके काम से सीखें या उनकी समझ से सीखें, जो वो एक्ट में एक देखने के उनके एक तरीके हैं। हमने कई ऐसे साथियों को पाया कि उन्होंने एक्ट को एक अलग अलग एंगल से देखा और उनके एंगल से देखने से उनकी कई बातें हमारे लिए लाभप्रद थी, जो हमको वाकई काफी फायदा पहुंचाया है। और इसी कारण हम जुड़े हुए भी हुए हैं और इस तरीके की मीटिंग्स में हमारे सामने कई सारे ऐसे मुद्दे आते हैं जिससे हम अनभिज्ञ रहते हैं। तो निश्चित तौर पे सर लाभ तो होता ही है हमें मिलकर चर्चा करने से। लेकिन जो चीज थी कि बिल्कुल हमले से बचे सर, क्योंकि क्या हो रहा है कि इन हमलों के चक्कर में कई साथियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और वो गलतियां हम नहीं तो दोहराएंगे। उन साथियों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? यही जूम मीटिंग सर सिर्फ? नहीं, सर जूम मीटिंग। मीटिंग, हमारे सर मिश्रा जूम जी ने 103 लोगों की बात जिक्र कर दिया।
103 सर, लोगों की जिक्र कर देश दिया। भर कल में अगर करीबन सुने 500 सुन लोग ले हो सुन ले चुके हैं ये संख्या बढ़ के। देवेंद्र जी बात सुन ले, मीटिंग में है, बात सुन ले, सबकी बात सुने। जी कल सर। हमारे ऊपर में अटैक होगा तो क्या होगा, उसके लिए प्रोटेक्शन क्या है हमारे पास में? हमें सेल्फ प्रोटेक्शन करना है, तो फिर मैं आपकी बात क्यों सुनने जाऊं? आप ज्ञान बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम अपना ज्ञान आपको दे रहे हैं, आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं हम। अगर मान लिया जाए कि ये सिर्फ गॉसिप अड्डा बन चुका है, तो हम क्षमा चाहते हैं ऐसे गॉसिपों से करने से। हमारे पास ग्रुपों की कमी नहीं है, हमारे पास सूचना अधिकारकर्ताओं की कमी नहीं है। सर यहाँ पे गॉसिप्स नहीं हो रहा है, पता नहीं आप नहीं क्यों नहीं, इसको आज की otherwise मीटिंग लेके में जा रहे हैं। आज की एक मीटिंग देवेंद्र में जी मुझे आपने जो क्षमा विषय करें, दिया था, मैं विड्रॉ कर अरे रहा देवेंद्र जी हूँ मेरी बात अपने सुनिए। सर मैं आप संजय नहीं शुक्ला जी, छोड़ मैं के आपसे जा एक बात सकते पूछना मिश्रा चाह जी, रहा था। अभी मंच हम अरे लोग शुक्ला जी सबके सुनिए, लिए है। अगर हम यहाँ पे बात करने से भागेंगे तो समस्या हमारी कम अग्रवाल जी नहीं होगी। बात तो हम सुनिए। नहीं नहीं, अग्रवाल जी बात सुनिए। मैं हम अग्रवाल जी, मैं ग्रुप आपका हम छोड़ रहा हूँ, अरे ये शुक्ला जी कहते बात तो हुए सुन कि लो मुझे यार, बहुत सारे सारे। कष्ट है इस ग्रुप से। सर शुक्ला जी बात तो सुन ऐसी लो। बातों का कोई औचित्य नहीं है, हम दूसरे मैं प्रश्न पे ये कह जाते रहा हूँ, हैं। नहीं एक नहीं, मिनट अग्रवाल जी, हमारा एक मिनट रुको आप। पर्सनल शुक्रवाल जी, रिलेशन सबसे बना रहेगा, लेकिन मैं ऐसे गॉसिपों अरे में नहीं विश्वास करता, शुक्ला जी मेरी जहाँ बात की सुनो एक निर्णय लेने मिनट। की क्षमता लोगों में ना हो। अरे भाई शुक्ला जी बात तो सुन लो एक बार। आपके पास कोई छोटे अगर भाई जी, उसका वो है हाँ, सर तो आप हाँ बताएं, मैं यही आपसे कहना हम चाह रहा सलाह था कि चाहते आप, हैं। आप नहीं बताइए मैं भी यही कि कहना चाह रहा क्या था। तरीका हो सकता है, शुक्ला आप ही जी बता आपके दीजिए। पास अगर कोई तरीका हो तो सुझाइए, अगर लोग फिर भी ना प्लीज चलें आप तो बताना, सुझाइए तब सर। नाराज हो जाना। समस्या तो सभी रख सकते हैं, समस्या का हाँ हल निकालना का हाँ, तरीका बिल्कुल बताएं आप। बिल्कुल। शुक्ला जी आप तरीका बताओ, अगर लोग ना चलें तो नाराज होना जायज है। शैलेश गांधी जी ने एक बार सुझाव दिया था कि आप सब लोग मिलकर एक कोई प्रश्न है जिसपे हमला होने के चांसेस हैं, तो वो प्रश्न जो है ना सर्कुलेट कर दीजिए, और ताकि सब लोग जो है ना उसी इश्यू पे आरटीआई भेज दें, ताकि उसको पता ही नहीं चलेगा कि असली जो है ना किस पे मुझे हमला करना है। नहीं नहीं सर, शुक्ला जी का कहना है कि हमला हो गया फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद का क्या प्लान है, वो शायद ये जानना चाह रहे हैं, या ये उनकी चिंता है, वो जायज भी है काफी हद तक। देखिए एक चीज मैं आपको एक देवेंद्र जी आम बात बता रहा हूँ सर, कि मैं कई सालों से आवेदन लगा रहा हूँ, कई तरीके की कर रहा हूँ। आज तक कभी मेरी तूतू मैमे भी कभी नहीं हुई। बस एक बार एक अस्पताल के मामले में जरूर तूतू मैमे हुई थी। रीजन सिर्फ उसका इतना था कि वो भी भड़क गए और मैं भी भड़क गया। मैंने भी अपने आप को संयमित नहीं रखा, मैं भी बोलता चला गया और वो भी बोलते चले गए, विवाद हुआ। लेकिन मेरा रिकॉर्ड है कि उस मामले को अगर मैं एक मामले को छोड़ दूं, उस अस्पताल वाले मामले को, तो कभी ऐसी स्थिति नहीं आई। भले हमने एक बड़े से बड़े मामले थे, मैंने अपनी बातों को रखा, उन्होंने अपनी बातों को रखा। सर मैं इस अधिकार के तहत आया हूं और इस बात को जानना चाहता हूं। आप जानकारी देंगे तो अच्छी बात, नहीं देंगे तो हम आगे जो इसका उपाय होगा वो करेंगे। लेकिन इसमें हमारा कोई पर्सनल वो नहीं है। तो मुझे आज तक ऐसी देवेंद्र कभी जी, समस्या नजर नहीं आई। और अगर कभी कोई ऐसी दिक्कत नजर आती है तो कुछ साथियों के सहयोग लेने में कोई बुराई नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि ग्रुप का क्या फायदा है, तो ग्रुप में यही फायदा है कि अगर कोई ऐसा मुद्दा है जहां पे कोई जटिलता है या कोई ऐसा विषय, तो जैसे कई बार हम लोग साथियों ने आपस में इस बात को सामने ला चुके हैं कि ऐसे मामलों में हम 10 साथी 15 साथी अलग अलग राज्यों से मिलके साथी ऐसे प्रश्नों को उठा दें। जब वो 10-15 लोगों में बढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली उसका रिस्क खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक आदमी देवेंद्र जी अगर विभाग में बैठा देवेंद्र हुआ है जी इसमें। जी सर। देवेंद्र जी जी ग्रुप सर। का जी सर। मतलब मैं ये नहीं समझता कि देखिए हम लोग कोई राजनीतिक तो करेंगे नहीं। बिल्कुल सर। हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए ज्यादातर लोगों को मैं निजी रूप से जानता हूं। हमको जी कोई राजनीति तो करना नहीं है। किसी बिल्कुल नहीं। राजनीतिक पार्टी को तो ये बताना नहीं है कि हमारे पास इतने वोट हैं। ये देखिए ये हमारे पास में 100 मुंडी हैं, 100 वोट है आपके पास। ये करना नहीं है। हम क्या जी सर। आपको हमारे ग्रुप में अगर ये बात किसी को लग रहा है कि हम एक झंडा लेके हम कहेंगे कि फला पार्टी जिंदाबाद, फला पानी पार्टी मुर्दाबाद, हमको ये कहना नहीं है। हमको एकत्रित होके कहीं रैली कोई करनी नहीं है। आखिर ग्रुप बनाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए हमारा? हम सर किसको देखिए बताना जहां जो चाहें? गलत हो या सर उसके पेपर लिए में आवाज उठाने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, पेपर में मान लीजिए अगर कोई न्यूज आ जाता है, मैंने कोई काम किया वो एक बार पेपर में छप गया। आप क्या समझते हैं सरकारें इन अखबारों में न्यूज छप जाने से डरती हैं क्या? कांपती हैं क्या? कोई फर्क नहीं बिल्कुल। पड़ता। न्यूज को छापते रहिए। मेरे यहाँ तो पेपर वाले लगातार बैठे रहते हैं न्यूज देने के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता। किताब में आप छपवा देंगे तो क्या होगा?
हमारे शुक्ला जी शायद अब कार्यक्रम में नहीं है, मैं दुखी हुआ इस बात को सुन के। समूह बनाने का उद्देश्य क्या है? क्या मिश्रा जी, एक मैं साथ हम सारे लोग अलग अलग राज्यों के लोग हैं हम लोग, क्या हम लोग एक साथ इकट्ठा होके ये पॉसिबल लगता है आप लोगों को कि एक साथ जी ये मुझे एक साथ मुझे इकट्ठा अनुमति प्रदान होकर करें। क्या हम लोग किसी मुझे गरीबों को मदद करेंगे? जी बताएं। हाँ, अब बोलिए शर्मा जी, आप जो बोलना चाह रहे थे अब अनम्यूट करके बोल सकते हैं। शर्मा जी, यूपी कंज्यूमर वेलफेयर से। सर, सर अभी आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मैंने आपको म्यूट कर दिया था, एक्चुअली आप बीच में रोके थे तो। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है, कहें सर। देखिए, ग्रुप बनाने में कोई बुराई नहीं है। ग्रुप बनाने में लाभ ये हुआ कि हमारे अनुभव आपको और आपके अनुभव हमको मिलेंगे। पहली बात, ज्ञान का जो भंडार कुछ आपके पास है, कुछ हमारे पास है। हम दोनों एक दूसरे को शेयर फोन करेंगे। इसके साथ में एक परिचय होगा तो हम कभी फोन करके भी आपसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारा मतलब कोई ऐसा ग्रुप बनाना नहीं है जो कि राजनीतिक तरीके का हो, लेकिन अगर रेसे रेसे होंगे तो टूट जाएंगे। अगर रस्सी बनेगी तो मजबूती से हाथी को बांधा जा सकता है। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल ये है, इसमें अगर कोई बंधु नाराज होते हैं तो उन्हें नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी लड़ाई होती है वो मिलजुल के लड़ाई लड़ी जाती है, उसके तरीके होते हैं। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि व्हाट्सएप ग्रुप को तो होके किया ही जाए, इसको बड़ा किया जाए, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानकारी आए और नए एक्टिविस्ट हमारे बीच में और उभरे। जी, एक्चुअली मैं जहां तक शुक्ला जी को समझ रहा हूं, उनके मन में एक कुंठा थी। कुंठा मात्र इतनी थी कि जो हम ये मीटिंग्स कर रहे हैं, इस मीटिंग्स का एक्चुअली प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड पर हम उसको बदल नहीं पा रहे हैं। हम यहाँ पे आते हैं, चर्चा करते हैं, बातों को रखते हैं, अच्छी अच्छी जानकारियां हमें मिलती हैं, और उन जानकारियों में कई जानकारियां ऐसी होती हैं कि जिस पर हमारे साथी चाहें तो एक बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। और जी हाँ। वो काम जब होता हुआ ग्राउंड्स पे नहीं दिखता है तो निश्चित तौर पे छोटी सी कहीं ना कहीं मन में कुंठा बनती है, जिससे नाराजगी आती है। ये एक मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि वो भी एक जुझारू व्यक्ति हैं संजय जी, संजय शुक्ला जी। मतलब मैं यही बोलना चाहूंगा, उन्होंने हमेशा ऐसे ऐसे मुद्दों को खोजा है या चीजों को निकाला है जो उनके देखने का नजरिया बिल्कुल दूसरों से उनका अलग है। तो वो बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हैं, और आज वो नाराज हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो इसी बात पर से होंगे कि ऑन ग्राउंड हम काम को तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। और ये वाकई हमारी असफलता है एक बहुत बड़ी, कि हम इतनी सारी चीजों को जानने के बाद, समझने के बाद, हम एक बेहतर काम के लिए कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। हमको थोड़ा सा इसमें वर्क के लिए समय निकालना होगा, हमें देवेंद्र अपने जी, मुद्दों से बिना भटके काम करना होगा, देवेंद्र तब जी हम शायद। कोई भी संस्था एक दिन में तैयार नहीं होती है, उसमें निश्चित टाइम तौर लगता पर। है। जी डेडिकेटेड जी लोगों को सामने आना होता है। हम आज जी सर। 30-31 साल से कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम वो जी रिजल्ट नहीं दे पाए जो दिए जाने चाहिए। जहाँ कंज्यूमर फोरम हमारे यहाँ सुस्त पड़े हुए हैं, वैसे आरटीआई की पोजीशन भी यही है। अधिकारी जानबूझकर हमारी बदमाशी करते हैं हम लोगों के साथ में। नेताओं का उनको संरक्षण प्राप्त होता है। ऐसे में हमारा सहारा कौन होगा? अगर हमारी एकता नहीं होगी तो हम लोग तो मच्छर की तरह पिस जाएंगे, एक एक करके जी मारे जाएंगे। क्या हम मरने के लिए पैदा बराबर। हुए हैं या हम जी देश में सुधार लाने के लिए पैदा हुए हैं? तो मैं, अगर देश में सुधार लाना है तो एकता तो करनी ही पड़ेगी। अगर उसमें एक दो लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, नए लोग आएंगे। भारतवर्ष में गीता का ज्ञान बहुत पुराना है, या एक से एक बड़ा ज्ञानी पड़ा हुआ है, उसकी चिंता मत सर, करिए। आप एकता हमारे को पास बनाए। बिल्कुल 125 करोड़ की जो जनसंख्या है, जी यही हाँ। हमारी कमजोरी भी है और यही हमारी ताकत भी है। जी हाँ। आज हमारे देश के तरफ चाइना हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, वो बोल भले कुछ भी ले, हमारा विरोध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम 125 करोड़ की जनसंख्या उनके लिए मार्केट है। वो जी जानते हाँ। हैं कि हमारे खिलाफ बोलना उनके मार्केट को खत्म करने जैसा है। लेकिन ये बात भी सच है कि हम जो 125 करोड़ की जनसंख्या है, हम आज जो इस स्थिति में, वो हमारी जनसंख्या ही एक हमारी दिक्कतों का कारण है। हमारे पास संसाधन नहीं है उतने जितनी हमारी जरूरतें हैं, लेकिन ये हमारी एक बहुत बड़ी ताकत भी है, इतनी बड़ी जनसंख्या। तो निश्चित तौर पे जो चीज हमें कर सकते हैं, हम अपनी अपनी गलतियों को भी जाने, हमारी ताकत को भी जाने, और उस पर जो बेहतर कर सकते हैं मिलके करें। इसीलिए हम ये मंच है, और मिलके काम करने में कोई बुराई नहीं है सर। देवेंद्र और जी, अगर कोई साथ। जिन लोगों से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, उनकी टोटल संख्या
हमारी जनसंख्या का 0.5% है मात्र। अगर हम केवल 0.5% ही इकट्ठे हो जाते हैं, हम लोगों से ज्यादा हो जाते हैं। इस तरीके से उनको पता लगता है कि हम लोग जागरूक हो चुके हैं। अगर किसी को पता लग जाए कि सामान चोरी करने जाना है और मालिक जग रहा है, तो निश्चित बात है वो चोर नहीं जाएगा वहां। हमें केवल जागरूक होना है, जागरूक होने से बहुत सी चीजें निकल के आती हैं। सर एक मैंने बात सुनी थी पहले कि आवाज कभी मरती नहीं है, तो जो आज हम लोग बातें कर रहे हैं हमारी एक आवाज है, ये आवाज कहीं ना कहीं जाती है सर। आप ये ना बिल्कुल सोचे नहीं जाती, ये बात अलग है कि लोग अनसुना करके रखे हैं, वो बात अलग है। लेकिन हम अगर बातें कर रहे हैं, देश के लिए बातें कर रहे हैं, किसी मुद्दे पर बातें कर रहे हैं और वो मुद्दा सही है, तो सामने बैठे लोग उन तक इस चीज की जानकारी नहीं पहुंच रही होगी, ऐसा संभव नहीं है। देवेंद्र जी, शब्द ब्रह्म होता है। जो शब्द निकलता है वो आकाशमान में स्थित हो जाता है। आज एक आदमी बोल रहा है, कल 10 बोलेंगे, परसों 100 बोलेंगे, फिर 1000 बोलेंगे, लाख बोलेंगे। जब एक ही बात को इतने ये लोग रिपीट करेंगे तो बिल्कुल सामने वाला बिल्कुल सर, ये ऑटोमेटिकली विचार का बीज सबटेट है, हो। ये विचार का बीज है और ये जी भी हाँ, अंकुरित होता है और पेड़ बनता है। समय देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, रेगुलर उसमें पानी की जरूरत है, खाद की जरूरत है। बिल्कुल सही हमें कह रहे हैं। पॉजिटिव रहना है सर, पॉजिटिव रहे बगैर हम सफलता नहीं पा सकते। सब्र और जी हाँ, हमारी जो सकारात्मकता है ये बहुत जरूरी है। तो कोई बात नहीं। जी, शुक्ला जी से हम लोग दुआ जयपाल सिंह प्रार्थना खींची करते हैं। जी को मैं लेना चाहूंगा। जयपाल खींची जी बहुत समय से हैंड राइज करके रखे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको हम लेना चाहेंगे। जयपाल जी। जी सर, आप सभी आदरणीयों को नमस्कार। सर नमस्कार सर। मेरा इसमें ये था कि सर प्लीज अनम्यूट करें, आवाज आपकी रुक गई है। वो जो जयपाल जी अनम्यूट हो जा रहा है आपका, बार बार म्यूट हो जा रहा है, सॉरी, जी, प्लीज आप बोलिए ये unmute। जो जी सारी जो समस्या ये जो समस्या है ग्रुप के बारे में, ग्रुप से बहुत सारी जानकारी मिली और इसके माध्यम से हम जो है हम अपने देश में, और मैं भी ये चाहता हूँ कि जो विशेष जो जान का हमला या ऐसी कोई समस्या हो वो ग्रुप में शेयर करें, और ऐसा कोर ग्रुप बनाया जाए इसमें 8-10 लोगों का, कि वो ये जो जानकारी है किस माध्यम से लगाई है जिससे कि व्यक्तिगत हमला ना हो, ये सार्वजनिक लगे। और आप कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैंने आईटीआई लगाई है, तो उसमें मैं आईटीआई जानकारी मिलने से पहले इतना प्रचारित कर देता हूँ कि मैं ये भ्रष्टाचार उजागर कर रहा हूँ, मैं ये वो कर रहा हूँ, मैं ये, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि काम कम होता है, उससे ज्यादा हम अपना खुद का महिमा मंडन कर देते हैं, ऐसा मुझको लगता है। तो अगर वो जानकारी ना करे, पहले जानकारी उपलब्ध करे, जैसे मैं या आप या कोई भी अन्य व्यक्ति अपने मित्र से कहता, मित्र उससे कहता, तो वो जो जानकारी जो आप कार्रवाई करवाना चाहते वो उसी के पास पहुंच जाती है, जबकि आप कुछ कर नहीं पाते। पहले आप कार्य करिए, वो कार्य स्वयं दिखेगा, क्योंकि हम अपनी अच्छाइयों को अपनी बुराइयों में तब्दील कर देते हैं। और जो प्रशासनिक हमारे साथ अधिकारी बिल्कुल होते एक ऐसे ही उनके व्यक्ति कई जुड़े लोग हुए हैं, होते। विनोद वर्मा जी। विनोद वर्मा जी बहुत ही जी ज्यादातर जब भी मैं देखता हूँ वो शांत बने रहते हैं, सुनते रहते हैं और बातों को समझते रहते हैं। और उनकी वर्किंग का पैटर्न मैंने देखा है, बहुत ही जी संयमित तरीके से रहते हैं, लेकिन जब वो भी वर्क से रहता है काफी जुझारू कार्य में भी करते हैं। और उन्होंने काफी कुछ अच्छे काम किए हुए, काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं आरटीआई पे। तो विनोद वर्मा जी अगर आप कुछ हमें, विनोद दास जी, सॉरी विनोद वर्मा जी बोल रहा हूँ, विनोद दास जी के लिए भी बोलूंगा मैं, विनोद दास जी की बात कर रहा था मैं अभी पर्टिकुलर। विनोद दास जी जो हैं ये हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं और ये काफी सक्रिय व्यक्ति भी हैं। विनोद दास जी प्लीज सर, आप हमें कुछ मार्गदर्शन देंगे सर इस विषय पे, क्योंकि जयपाल जी की बात आप काफी ज्यादा बेहतर तरीके से हमें आप बता सकते हैं। विनोद दास जी काफी ही बहुत कम बोलते हैं विनोद दास जी। हमारे एक साथी सूरज मनचंदाना जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी 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 सर, जी मैं कहें ये सर। आरटीआई में एक प्रावधान है कि आप फाइल का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल एक मैं सर। फाइल का इंस्पेक्शन करने के लिए पिछले 4 साल से जो है ना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और वो एवरी टाइम वो यही कहते हैं कि फाइल इज अंडर सबमिशन टू हायर अथॉरिटीज। तो हम इसके लिए क्या हमारे पास उपाय है, क्योंकि मैं सीआईसी में भी कंप्लेंट कर चुका हूँ और सीआईसी में भी मैटर ये कई बार जो है ना उनको कह चुके हैं, और फिर भी नहीं हो रहा है ये काम।
देखिए, अगर वो अंडर सबमिशन टू हायर अथॉरिटी बोल रहे हैं तो 2 से 3 चीजें, अगर वो किसी जांच के विषय के लिए डॉक्यूमेंट कहीं पे लगा हुआ है जिसपे जांच चल रही है, तब तो इसमें थोड़ी सी छूट मिल सकती है। अन्यथा आप तो उसी अथॉरिटी के पास आप ये पता करने की कोशिश करें कि वो किस अथॉरिटी के पास है और किस प्रयोजन से है, या कब कब किस किस प्रयोजन के लिए वो डॉक्यूमेंट कहां कहां पर किस किस अधिकारियों के पास रही है, उसके ब्यौरे भी थोड़े से इकट्ठे कर लें। इससे आपको काफी सरलता होगी, जो आपके साथ पहले इस सूचना को ना मिलने के लिए हुई हो तकलीफ। आप मेरी बात अगर समझ रहे हो। जी जी जी। अच्छा, मेरा एक और सेकंड क्वेश्चन है कि एक एमआरपी जो है ना मेडिसिन का जो है ना बहुत ज्यादा वेरिएशन है उसमें। एक मार्केट में, हाँ यस, मार्केट में एक मेडिसिन जो है ना 1000 रुपए की मिलती है, जबकि क्योंकि उसके एमआरपी 1000 रुपए लिखा हुआ है, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो शायद 100 रुपए भी नहीं है। तो उस इश्यू पर मैंने कई बार काम किया इस पे। उसमें जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ नेपा करके अथॉरिटी है, नेपा। यस सर, आई नो, प्लीज लेट मी कंप्लीट। तो वो जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो है ना एक मतलब सीआईसी ने एक ऑर्डर किया कि आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड एनपीपीए एंड डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स तीनों मिलके बैठ के इस चीज को डिसाइड कीजिए, क्योंकि इनका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। उस समय उन्होंने एक रिकमेंडेशन किया था कि ऐसा करें तो जिससे जो है ना ये एमआरपी ठीक हो जाएगा। इसके बावजूद उन कुछ मेडिसिन में उन्होंने 50-60 मेडिसिन के कुछ किए। इसके बाद जो है ना वो जो अथॉरिटी थी वो हाई कोर्ट में चली गई कि जो सीआईसी जो है ये इस तरह के ऑर्डर नहीं कर सकता है, कि वो रिकमेंडेशन नहीं दे सकते हैं। और वो हाई कोर्ट ने जो है ना ये ऑर्डर कर दिया कि भाई आप लोग जो है ना रिकमेंडेशन नहीं दे सकते हैं इस तरह से। तो एक अच्छा काम होते हुए भी रुक गया वो। तो इसके लिए मुझे मैं इस बात पर एक बात आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास धारा 19(8) में एक शब्द लिखा हुआ है, इन इट्स डिसीजन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एज द केस बाय बी हैज द पावर टू। मतलब सूचना आयोग को अपने आदेश में ये देने में ये आपके पास केस टू हर मामले के अनुसार ये शक्ति होती है कि फिर उसमें मेंशन है आगे नेक्स्ट में कि वो लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करे जो एक्ट के प्रावधानों को पालन कराने के लिए वह उचित समझे। अगर अंग्रेजी में बोलूं तो रिक्वायर द पब्लिक अथॉरिटी टू टेक एनी सच स्टेप्स मे बी नेसेसरी टू सिक्योर कंप्लायंसेस विथ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो सर ये जो बात लिखा हुआ है, आयोग के पास शक्ति होती है लेकिन वो सीधे कुछ नहीं कर सकता, वो लोक प्राधिकरण को डायरेक्शन दे सकता है। और वो डायरेक्शन किस किस तरीके की दे सकता है उसमें का भी उल्लेख उस सेक्शन पर है, और हम उस सेक्शन की वृहदता को समझे तो हमारे लिए काफी है। इस बात को भी हमको समझना है कि सूचना आयोग सिर्फ हमें सूचना दिलाएगा, उस सूचना का उपयोग कैसे करना है ये हमारा उत्तरदायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। मनचंदा जी के सवाल का बड़ा अच्छा एक छोटा सा उत्तर मैं देना चाहूंगा जी कि एनपीपीए जो है वो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है। हमने उसके साथ एक बार काम भी किया है यूपी के अंदर। हेलो जी सर, आप कुछ कह रहे थे, बता सकते हैं। एक्चुअली हमारे कार्यक्रम का समय हो गया है, 10 बजे तक ही रखते हैं, लेकिन हम आपकी बात सुनकर ही आगे क्लोज करेंगे सर। हाँ, मैं कहना चाहता था
कि एनपीपीए का जो काम है वो फार्मास्यूटिकल की प्राइस को निर्धारण करना है। जो कॉस्ट इंडस्ट्री बताती है एनपीपीए को, वो उसको एनालाइज करके और कुछ चंद दवाओं के लिए परमिट करता है, और बाकी इंडस्ट्री के ऊपर होता है। तो हम इसमें काफी दिनों से ये डिमांड किए हैं पूरे भारत सरकार से कि इंडियन कॉस्ट कमीशन का निर्धारण किया जाना चाहिए, ताकि जो भी कंपनी पैसा निर्धारित करती है वो पैसे का निर्धारण एक कमेटी के द्वारा होना चाहिए, उसमें ओपन बहस होनी चाहिए। सरकार ने अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। तो ये बड़ी समस्या की बात है कि 100 रुपए का सॉल्ट और 500 रुपए का बिकता है। ये वास्तव में कंज्यूमर के पास बहुत बड़ा अन्याय है। तो मैं मनचंदा जी की बात का सपोर्ट करते हुए अपने साथियों से अनुरोध करता हूँ कि हम सब लोग इस पर विचार करें और आरटीआई के तहत सरकार को भी इस बात के लिए सेंसिटाइज करें कि वो कॉस्ट कमीशन बनावे। बहुत ही आपने बेहतरीन सुझाव दिया कि कोर्ट कमीशंस बनावे। हालांकि नेपा का उद्देश्य, जो गठन का उद्देश्य था, वो यही था कि वो प्राइस को कंट्रोल करें, वो सॉल्ट्स को और उस इंटीग्रेट्स को देखें कि जिसके प्राइसेस जेनेरिक और नॉर्मल वे पे कम से कम है, उसके हिसाब से एक मार्जिन तय करते हुए एक रेट को तय करें जिसमें एक अधिकतम रेट हो। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। कंपनियां भी एक एक स्टेप आगे बढ़ जाती हैं और कहीं ना कहीं हमारे देश में जो चलती व्यवस्था है सेटिंग की, इसके कारण से ये विभाग बहुत बेहतरीन तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, और इस पर हम सबको प्रयास करना चाहिए। और मेरा इस मंच के उसमें सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि जो बात हमें अभी केएल जी ने बताई, शर्मा जी ने, उस पर हम अनुसरण करें, क्योंकि जो उठाया हुआ मुद्दा था मनचंदा जी के द्वारा, ये वाकई बहुत बड़ा और वृहद मुद्दा है। इस पे सीडीएस को, जो कि इनकी मेन अथॉरिटी है, सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी होती है और फूड एंड ड्रग अथॉरिटीज, ये दो अथॉरिटीज इस पर काम करती है। इस पे नपा के जरिए इस बात को वहां पर भी हम रख सकते हैं, और हमें आगे इस पर काम करने की जरूरत है। और अगर कोई साथी कोई जरूरी किसी का कोई बात रखना हो या प्रश्न हो तो वो रख सकता है। अनदर हम नेक्स्ट हफ्ते फिर मिलेंगे, इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। महेंद्र गुप्ता जी, मैं आपसे माफी चाह रहा हूँ, आपका कोई बात था, शायद आप कुछ रखना चाह रहे थे, तो आप प्लीज अगर बताना चाहें। महेंद्र गुप्ता जी। जी जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे उस समय। गांधी जी से मेरा एक सवाल था, सिर्फ वो चले गए शायद। हाँ, वो हमारे सेकंड सेशन में थे, थर्ड में नहीं है। हाँ, मैंने उसी समय लगा दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सर, सॉरी। मैं माफी चाहूंगा कि आपका प्रश्न नहीं ले पाया। माफी नहीं, हमें तो अपना जो संगठन है इसको ऐसा कंटिन्यू करते रहना चाहिए, जिससे एक दूसरे को आना जाना लगा रहेगा और समस्याओं से निदान पाएंगे। जी सर। देवेंद्र जी, आपने एक डायरेक्टरी बनाई है, हमें पीडीएफ पर आई थी जी, हमने उसमें अपने भर के भेज दिए थे, लेकिन अभी उसमें नाम नहीं आ पाया है। नहीं सर, एक्चुअली हमने जो लास्ट अपडेट डाला था, मैंने वो डाला था 5 दिसंबर तक का। 5 दिसंबर के बाद का अपडेट नहीं हुआ था। मैं 5 दिसंबर के बाद का अपडेट कोशिश करूंगा कि आज शाम तक डाल दूंगा। ठीक है ना? ओके जी, उसमें निश्चित तौर पे आपका नाम होगा, क्योंकि 5 दिसंबर के बाद नए अपडेट। जी सर, को दोबारा भेज दीजिए व्हाट्सएप पर, तो लोग और भर देंगे, जो लोग होंगे और लोग भी उसमें भर देंगे। अभी मैं पूछ रहा हूँ, मिश्रा जी हैं क्या? उन्होंने एक सीआरपीसी की धारा 91 बताई थी, जिसमें कोई भी एक पर्चा, जैसे अब मेरे पास एक एग्जांपल है। मैंने मंडल जो होता है संभागीय कार्यालय, वहां से मुझे निरंक शब्द लिखा हुआ एक पत्र आ चुका है। तो क्या मैं उस 91 में उनके खिलाफ एफआईआर वगैरह करवा सकता हूँ क्या? ये जानना चाह रहा था। इस पे मिश्रा जी को अपन नेक्स्ट वीक में ले लेंगे, या फिर आप निजी तौर पे पूछ लें सर। एक्चुअली मेरा उसमें कोर सब्जेक्ट जानकारी नहीं है सर। अगर कोई साथी अगर जवाब देना चाहें तो उनका स्वागत होगा। मैं एक शुरू से आपको सभी लोगों जो भी जुड़े हैं उनमें से किसी अगर कोई मुझे इसमें सजेस्ट कर सके। मैंने संभागीय कार्यालय में जानकारी मांगी थी, उनके कार्यालय से संबंधित जो कार्यालय के अंतर्गत संग्रहित करना चाहिए थी। उन्होंने अपने जो पत्र दिया है उसमें उन्होंने लिख दिया कि हमारे कार्यालय में निरंक शब्द का उपयोग किया गया है उनके द्वारा, कि हमारे कार्यालय में जो भी जानकारी आपके द्वारा मांगी गई है आवेदन से,
वो निरंक है, निरंक है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कार्यालय में कौन अधिकारी का क्या पद है और क्या करना चाहिए उसको, ये इस टाइप की जानकारी मांगी थी। तो उन्होंने मुझे 3 बार निरंक 3 पत्रों से अवगत कराया। तो आप क्या मैं इस पे अपील करूं या फिर शिकायत करूं या सीधे 91 जैसे आज सीआरपीसी की धारा 91 बताई मिश्रा जी ने, इस पे काम करें? हेलो निरंक जी। शब्द का अर्थ क्या होता है? जी, निरंक शब्द का अर्थ क्या होता है? निरंक, निरंक का मतलब उनके कार्यालय में या तो निरंक का अर्थ होता है कि कुछ भी नहीं है, कोरा है, टोटल कोरा, कार्यालय में कोरा काम है। ये तो सर गलत जवाब है बिल्कुल। और सर मैं इसमें ये बता सकता हूँ कि उन्होंने 3 पत्र में अलग अलग अपने कार्यालय के 3 पत्र अलग अलग मुझे दिए गए हैं। अच्छा, तीनों में एक ही जवाब है? तीनों में एक ही, निरंक निरंक। तो इसके खिलाफ अपने को तो वैसे भिंडर जी क्या बता रहे हैं, आगे अपील वगैरह कर रखी है जी, आपने? अपील कर रखी है मैंने। अच्छा, अपील में क्या रिप्लाई आया कुछ? अपील में रिप्लाई आया कि उन्होंने जो निरंक शब्द लिखे थे उनकी जगह पे उन्होंने तत्कालिक कुछ जानकारी बना के भेज दी कि हाँ हमारे यहाँ ये जानकारी है। अच्छा, तात्कालिक जो जानकारी भिंडर थी जी अपने को क्या सलाह देने की? जी सर। हेलो, जनरली निरंक शब्द का उपयोग वहीं पे हुआ होगा जो इन्होंने सूचना मांगी होगी, वो सूचना उनके पास संधारित नहीं होगी या वो सूचना उनके पास नहीं है, इसीलिए उन्होंने निरंक करके भेजा है और इस पे इन्होंने अपील लगाया हुआ है। अपील में इनको मेरे ख्याल से तो यही जानकारी पहले वो करनी चाहिए कि इस पर क्या क्या काम हुए, किसको क्या जिम्मेदारी दी गई थी या क्या संबंधित विषय, क्योंकि विषय इनका हमें मालूम नहीं है तो अभी मैं विषय उस बता बारे में मैं देता बोलना नहीं। देवेंद्र जी मैं विषय बता देता हूँ, मैं आपको विषय बता देता हूँ। मैंने अपने आवेदक में विषय लिखा है कि आपके कार्यालय के सबसे बड़े उच्च अधिकारी के क्या दायित्व है और उनके नीचे उनके द्वारा सेकंड जो अधिकारी होते हैं उनके क्या दायित्व हैं और वो जो दायित्व है उन दायित्वों की जानकारी मैंने मांगी है। तो सर ये तो उनको स्वप्रकटीकरण ही करना है, ये तो स्वप्रकटीकरण का सब्जेक्ट है। 41B के जो कनिका 1 और 2 में इस बात का उल्लेख होता है कि संगठन अपनी विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य, और उसका सेकंड था कि अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य जी। और चौथा पॉइंट होता है अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान। ये सभी बातें उनको जो है स्वप्रकटीकृत करनी है और ये उनके लिए बाध्यकारी है, क्योंकि इस नियम के एक्ट में 41 में जब आप पढ़ेंगे तो एवरी पब्लिक अथॉरिटी सेल वर्ड यूज हुआ है। सेल वर्ड का मतलब है वो उनको करना ही है। देवेंद्र जी मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, देवेंद्र जी मैं रोकना चाहूंगा कि 4(1) क्यूब धारा खंड ख के अनुसार ही मैंने मांगे हैं। आवेदन में बकायदा 4(1) खंड ख का उल्लेख किया गया है, उसके अधीनस्थ ही मांगे हैं। हाँ तो सर आप इस पे बिल्कुल आप आयोग तक जाइए और बस इतना ही होगा इसमें कि अगर वो आयोग के डर से वो अपीलीय अधिकारी, अच्छा हाँ इसमें एक काम आप जरूर करिएगा कि आपने आवेदन एक बार अगर उसमें से नहीं लिया है तो फिर से नया आवेदन कर दें और नए आवेदन में इस बात की टिप्पणी कर दें कि जो आप जानकारी चाह रहे हैं वो 41B के इस धारा के अंतर्गत चाह रहे हैं और ये जानकारी जो है पब्लिक अथॉरिटी जो भी उस विभाग का प्रमुख है उसके द्वारा संधारित की जानी चाहिए थी, इसीलिए जन सूचना अधिकारी उसको सेक्शन 5(4) में डीम्ड ऑफिसर बना दे। इस बात का उल्लेख अवश्य कर दें। इसका रीजन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जवाब जो है पीआईओ दे रहा है आपको, जबकि ये काम पब्लिक अथॉरिटी जो उसके मुखिया था उस प्राधिकरण का उसको करना था या करवाना था किसी नोडल ऑफिसर को बना के। जब आपने उसको 5(4) में डीम्ड जन सूचना अधिकारी बना दिया तो आयोग में जाएंगे तो पीआईओ के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई होगी डीम्ड पीआईओ यानी लोक प्राधिकारी के ऊपर। और जब तक बड़े अधिकारी के गर्दन पे तलवार नहीं जाएगी शायद ही जो आप काम कर रहे हैं उसमें सफलता मिले। मैंने ये प्रोसीजर ये प्रक्रिया अपना ली है। मेरा सिर्फ आज का ये था कि क्या मैं मिश्रा जी से यही जानना चाह रहा था कि जो 91 सीआरपीसी की धारा जो उन्होंने बताई है क्या मैं इसमें कार्रवाई इस व्यक्ति इस निरंक शब्द को लेके जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ?
मेरा इसमें ये कहना थोड़ा सा सर ये एक्सपर्ट भी हुआ है मैटर। हाँ, 91 सीआरपीसी केवल 2 लोगों को अधिकृत करती है, एक कोर्ट को अधिकृत करती है, दूसरे पुलिस के भारसाधक अधिकारी को अधिकृत करती है कि वो किसी के कब्जे में कोई डॉक्यूमेंट या कोई सूचना होती है उसको प्राप्त करने के लिए कर सकता है, वारंट कर सकता है। तो इसमें केवल वो ही कर सकते हैं, बाकी आरटीआई मांगने वाले को ये अधिकार नहीं है। ये सेक्शन 91 सीआरपीसी है। मैं वही जानना चाह रहा था कि आज मुझे एक नई चीज सीखने को मिली है कि 91 सीआरपीसी की धारा मिश्रा जी ने जैसे बताई कि आपके पास कोई पत्र आ जाता है और अगर आप उसको लेके अगर किसी पुलिस अधीक्षक के सामने या किसी के समक्ष जाए, बड़े उच्च अधिकारी के सामने कि सर मुझे इस संबंध में निरंक शब्द मुझे इस पे जांच करवाना है, तो क्या कर मैं उसमें फाइल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? यही मैं जानना चाह रहा था कि मुझे वहां जाना चाहिए ना जाना चाहिए। वो केवल सूचना केवल 2 ही लोगों को दी जाएगी, या कोर्ट को दी जाएगी या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाएगी, इसके अलावा किसी को नहीं दी जाएगी। हाँ, भले ही नहीं दी जाए, क्लियर बोलता है। नहीं जानकारी सर भले ही नहीं दी जाए मुझे, क्योंकि मेरे पास तो निरंक शब्द है, पर मेरा मकसद ये, मेरा उद्देश्य ये है कि जब कार्यालय ऑलरेडी संचालित है तो वहां पे निरंक शब्द का उपयोग करना कहाँ तक उस अधिकारी या उस कार्यालय का औचित्य है। खैर वो बात मैं नहीं जानता। बहरहाल जो शुक्ला जी ने, मिश्रा जी ने जो जानकारी दी है 91 की, वो जानकारी उससे रेलेवेंट नहीं है। नहीं, हाँ यही जानना चाह रहा था। जी हाँ। सर हम लोग अब इस कार्यक्रम